नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं खबरों का। तारीख पे तारीख बैठक एक बार फिर से बेनतीजा रही। अब 15 जनवरी को एक बार फिर से वार्ता होगी। कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच 8वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही है। बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कह दिया कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले सकती, क्योंकि ज्यादातर किसान कृषि कानूनों के पक्ष में हैं। तोमर ने किसान नेताओं को कानून के अलग अलग प्रावधानों पर चर्चा और संशोधन का प्रस्ताव दिया, जिसे अस्वीकार करते हुए किसान नेताओं ने कानून को रद्द करने की मांग को दोहराते हुए कहा कि इसके बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। करीब 2 घंटे चली बैठक में दोनों पक्षों के बीच तल्खी बढ़ती नजर आई। हालांकि अगली बैठक के लिए 15 जनवरी की तारीख को तय किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता दर्शन पाल ने कहा कि बैठक में सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने से साफ इनकार तो किया ही है, साथ में किसान नेताओं को यह सुझाव भी दिया है कि अगर उन्हें कानून गलत लगता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि 40 किसान संगठनों की बजाय सरकार से बातचीत करने के लिए कुछ नेताओं की एक छोटी कमेटी बनाई जाए। मैं किसानां दा केस पेश किया, उस वेले कई गल्लां हो जांदियां ने। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ देखो ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਦੋਂ तक ਇਹ ਜਾਰੀ रहेगा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉੱਠ के जाने वाले नहीं। देखिए, जो 8 राउंड बैठक में चर्चाएं हुई हैं वो भी आज ही वो बैठक भी वैसे ही रही है। सरकार अपने 3 कानूनों को बचाने का प्रयास करती रही, हम उनको रद्द करने का प्रयास करते रहे जो हम पहले करते रहे हैं। इसका अर्थ हम लोगों ने ये निकाला कि सरकार हमारी इस आंदोलन को 43 दिन बाद 70 किसान शहीद होने के बाद भी उस गंभीरता से नहीं ले रही है जिस गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। तब हमने कड़े शब्दों में कहा कि हम आपके किसी संशोधन को स्वीकार नहीं करते और जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाएंगे हम घर वापस नहीं जाएंगे। अगर जा गई तो हमारी लाश यहाँ से घर जाएगी, हम जिंदा घर नहीं लौटेंगे। आज की मीटिंग बेसिट्टा रही। आज की मीटिंग में हम आए थे कि सरकार कोई इसका 3 कानूनों को रिपील करने के लिए कुछ बात करेगी, कुछ वादा करेगी, कुछ तो करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा ना करके आज की मीटिंग को एकदम बेसिट्टा बना दिया है। और 15 को फिर मीटिंग का प्रपोजल है। 15 से पहले हम डे आफ्टर टुमारो यानी कल परसों अपनी बात करेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे। और इस बीच 11 तारीख को एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उससे क्या निकलता है वो भी हमारी अगली बातचीत को असर डालेगा। और हमारा आंदोलन जो है, सरकार को हमने बोल दिया कि हमारी यहाँ गोली चलाओ, हमारी यहाँ से लाशें ले जाओ, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। वो चाहे गवर्नमेंट ऑर्डर करे या कल को सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर करे, ये लोग जो है निश्चय से आए हैं कि वो बैठे रहेंगे और ये आंदोलन की कामयाबी के बाद ही यहाँ से हटेंगे। देखा जाए तो प्रोटेस्ट तो बहुत बड़ा होगा, 26 का तो बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि पहले हम कर रहे हैं 13 तारीख को दुल्ला भट्टी का शहीदी दिन मना रहे हैं। 3 पीढ़ी मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ी थी, तो 18 को SC दिवस मना रहे हैं, 23 को जूह दिवस मना रहे हैं और 26 को दिल्ली की सड़कों पर बहुत बड़ा मार्च कर रहे हैं। कम से कम 20 लाख लोग आएंगे। तो आज भी जो मीटिंग हुई है ये भी आपके हिसाब से ये भी फेलियर थी क्या थी? मीटिंग बेनतीजा फेलियर कुछ भी जिनको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। जब उनको भी पता वे भी नहीं मान रहे, हमें पता हम भी नहीं मान रहे, तो बिंदुवाज थोड़ा कोई बात होती है वहाँ पे। वे बिल वापसी पर तैयार नहीं, हम घर वापसी पर तैयार नहीं। 7वें दौर की जो बैठक थी उसमें एक पॉजिटिव माहौल दिखा, सरकार के लोगों ने किसानों के साथ लंगर भी वे फिर सलाह कर आज वे सलाह कर है पूरी अपनी। क्या दिखाना चाह रहे हैं वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, हटेंगे नहीं। आपके साथ वो लोग लंच भी शेयर करते हैं उसके ना नहीं कोई नहीं, कोई हमारा कोई लंच शेयर कोई बातचीत बाहर उस मीटिंग के अलावा कोई बात नहीं करता। 7वें दौर में तो लंगर आपके साथ शेयर किया था, खाना हाँ किया था, लेकिन अलग अलग है सब। अब 10वें दौर की वार्ता का दिन सुनिश्चित कर दिया है। हाँ हो गया 15 तारीख। उसमें भी जाएंगे? हाँ जाएंगे।
तो उसमें कोई हल निकलने का आसार, नहीं निकले। मतलब 10वें दौर की वार्ता में भी कोई हल नहीं निकलना है? नहीं निकले, सरकार बुलाएगी, किसान जाते रहेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? जाते रहेंगे। 21 फरवरी के बाद में कुछ समाधान की तरफ जाएगा रास्ता। तो लगता है कि बजट फिर आप लोग, बजट देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो कहीं फैसला ना कर दे? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर वो नहीं होता ना कि वो क्या फैसला देगा, क्या वो होता है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो आपने देखा राकेश शिकायत, किसान नेता सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार चक्कर लगवा रही है लेकिन वो थकने वाले नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो 15 जनवरी को भी 10वें दौर की जो बैठक है उसमें जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो बैठक बेनतीजा रही है इसी को लेकर अपडेट। और अपडेट क्या है, राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है? एक बार फिर से 9वीं दौर की जो बैठक है वो बेनतीजा रही, उसके बाद का क्या अपडेट है, विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल भाई, इस तरीके से लगातार कोई ना कोई सरकार जो है वो तारीख पर तारीख का खेल खेल रही है, क्योंकि किसानों को किसी भी तरीके से थका कर वो वापस करना चाहती है। मगर सरकार अभी भी ये नहीं समझ पा रही है कि किसान अगर नाराज हो गया तो उनसे वोट बैंक भी चला जाएगा। मगर बात करें किसानों की तो किसान लगातार बेशक वार्ता कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो 9वें दौर की बैठक थी वो सिर्फ 2-2.5 घंटे के बाद ही खत्म हो गई। यानी कि जो पहले जो बैठक हो रही थी वो लगभग 6 से 7 घंटे की हो रही थी, मगर जो इस तरीके से 9वें दौर की हुई तो वो उसमें भी साफ कहा गया कि आप कृषि कानून वापस लेंगे या नहीं लेंगे। मगर कृषि मंत्री ने साफ कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि कृषि कानून गलत है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके का अड़ियल रवैया अपना रही है सरकार, वो कहीं किसानों की मुश्किलें और बढ़ा रहा है, और कहीं ना कहीं साफ करता नजर आ रहा है कि कृषि कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा, चाहे इसके लिए कोई भी कितना जोर लगा सकता है। मगर बात करें जिस तरीके किसानों की, किसानों ने साफ कर दिया है कि आगे की रणनीति उनके तैयार है 26 जनवरी की परेड के लिए भी, और यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है उसके लिए भी उनकी रणनीति तैयार है। मगर किसान जो है वार्ता जरूर करेंगे, जब तक कि सरकार नहीं मानेगी वो वार्ता करने के लिए तैयार है। मगर आने वाले दिनों के अंदर किसानों के लिए भी भारी पड़ सकता है और सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार का लगभग 50% से ज्यादा वोट बैंक खत्म होने वाला है, क्योंकि किसान नाराज है। और कहीं सरकार जो कह रही है कि जो किसान है वो उनके पक्ष में है, ज्यादातर किसान उनके पक्ष में है। मगर कहीं ना कहीं शायद सरकार को गलतफहमी है कि ज्यादातर किसान जो है वो विरोध में है और कहीं ना कहीं कृषि कानून को समर्थन नहीं करता। मगर जो समर्थन करते हैं सिर्फ वो गिनती के 25 से 30% के करीब किसान हैं, जिनको इन्होंने पंचायत के द्वारा, चौपाल के द्वारा, या फिर कह सकते हैं जो इनका अपना बीजेपी का वोट बैंक था सिर्फ वही है इनके पास। मगर 70% के करीब किसान इनसे नाराज है। मगर सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो 70% का अपना जो वोट बैंक खोएगी तो उसके बाद सत्ता कैसे बनाएंगे। मगर शायद गलतफहमी हो रही है, किसान अभी भी अड़े हुए हैं और किसान बार बार कह रहे हैं कि हमें कुछ भी रुख अपनाना पड़े, सरकार के ऊपर कितना प्रेशर बनाना पड़े वो उसके लिए तैयार है। मगर रणनीति 26 जनवरी की किसानों की भी तैयार है। बिल्कुल, लेकिन राजीव हम आगे बढ़े उससे पहले एक बात अगर समझने की कोशिश करें, पहले दिन से आप इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, किसान नेताओं की आप बात सुन रहे हैं, कृषि मंत्री से भी आपकी लगातार बातचीत हो रही है इस मामले को लेकर। कल कृषि मंत्री ने जो कहा है कि कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट कल चले जाइए, अगर आपको कोई तकलीफ है तो धमकी माना जाए इसको, सीधे तौर पर किसानों को धमकी दी उन्होंने। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि स्पष्ट जिस तरीके से कृषि मंत्री ने साफ कर दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, मगर कृषि कानून वापस नहीं होगा। मगर ये सीधे एक चीज समझने की कोशिश करें कि सरकार बिल्कुल ठोस कठोर रवैये पे अपनाई हुई है, क्योंकि कृषि कानून वो वापस नहीं लेंगे। इसीलिए पहले भी कहा जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कहा गया, मन की बात के कार्यक्रम के अंदर क्या कह सकते हैं अमित शाह के द्वारा भी कहा गया, और तमाम जो बड़े नेता है वो यही कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। अब कल कृषि मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा। लेकिन राजीव, क्या एक बार फिर से जो बैठक बेनतीजा रही उसके बाद किसानों में क्या देखने को मिला है? क्या किसान परेशान है, निराश नजर आए, या अभी भी वो चाहते हैं कि बात कितनी भी लंबी खींचे हम तैयार हैं? देखिए बिल्कुल भाई, किसान जब बाहर निकले थे तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे निराशा जरूर देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से वो सरकार से एक उम्मीद कर रहे थे कि सरकार उनकी बातों को मानेगी, कोई रास्ता निकालेगी। मगर सरकार ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के लिए कह दिया कि आप कोर्ट जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है कि किसान
और सरकार के बीच में जो दूरी बनी हुई है वो इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को ही अब अपनी दस्तक देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट को ही दस्तक देनी पड़ेगी। बहुत 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 धन्यवाद राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। राजीव हमारे संवाददाता लगातार इस पूरे मामले पर नजरें बनाए हुए और उन्होंने पूरे मामले की जो अपडेट दी आपने सुना भी। रुक करते हैं बाकी खबरों का। हिमाचल प्रदेश और अन्य प्रदेशों के बाद अब हरियाणा में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। पंचकुला जिले के 3 पोल्ट्री फार्म में से 2 के नमूने जांच में पॉजिटिव मिले हैं। पशुपालन विभाग ने राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल की लैब में जांच के लिए नमूनों को भेजा था। 2 नमूनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जालंधर लैब की पहली रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई थी। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने चंडीगढ़ में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंचकुला जिले के रायपुरानी कस्बे के गांव खेड़ी में सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म और नेचर पोल्ट्री फार्म में डांडलावर गांव घनौली की मुर्गियों में बर्ड फ्लू मिला है। इनमें मरी हुई 5 मुर्गियों के नमूने लिए गए थे, जिनमें H5N8 इन्फ्लुएंजा पाया गया था। ये ज्यादा घातक नहीं है। H5N1 सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। हालांकि SKM पोल्ट्री फार्म गांव मौली पंचकुला की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने 6 जनवरी को ही हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि के दावे को नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि जब भोपाल की लैब में पुष्टि ही 7 जनवरी की रात को हुई तो इससे पहले वो कैसे दावा किया कर सकते थे बिना रिपोर्ट आए। इसके साथ में उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कैसे दावा किया ये वही बता सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल हरियाणा में अलर्ट जारी है और इस बीमारी को और ना ज्यादा इसका प्रसार ना हो, इसके लिए भी लगातार प्रशासन को अलर्ट किया गया है। कुछ दिनों से मुर्गियों के मरने की खबर हमारे पास आ रही थी और पूरे महीने में 4 लाख से ज़्यादा मुर्गियों की यहाँ डेथ हुई और देश के अलग अलग कोने से बर्ड फ्लू की हमें आप मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सूचना मिली। तो उसी वक्त हमारा महकमा एक्टिव हो गया था। हमने शुरू में सैंपल ड्रा किए और जालंधर भेजे और उसके बाद जो है कुछ सैंपल लिए, उनको हमने भोपाल भेजा। ये लेबोरेटरी दोनों 4 लेबोरेटरी देश में हैं जो इस तरह की बीमारी को का फैसला करती हैं। तो 2 हमारे नॉर्थ में हैं, बाकी दूर हैं। 3 सैंपल हमने भोपाल में भेजे थे। उनमें से वो अलग अलग पोल्ट्री फार्म के थे। एक SKM पोल्ट्री विलेज मौली, इसके SKM पोल्ट्रीज विलेज मौली पंचकुला, 3 बर्ड्स वहाँ भेजे हमने। इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक भेजा हमने सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म विलेज खेड़ी ब्लॉक रायपुर रानी पंचकुला, इसमें हमने 5 सैंपल भेजे, 5 मुर्गी भेजी। ये जो है पॉजिटिव मिले H5N8 का। सबसे घातक होता है H5N1। ये उसी श्रृंखला में H5N8 है। तो आपने देखा हरियाणा में भी अब बर्ड फ्लू की एंट्री हो चुकी है। इसी को लेकर के अपडेट है। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हरियाणा में भी अब बर्ड फ्लू की एंट्री हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में बर्ड फ्लू की एंट्री हो चुकी है। इसका खुद पशुपालन जो मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है पत्रकार वार्ता करके। उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हरियाणा प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक दे चुका है और इसमें लगभग 4 लाख से ज्यादा जो मुर्गियां मृत पाई गई थी या जिनकी मृत्यु हो गई थी, उसमें से ज्यादातर जो मुर्गियां हैं वो बर्ड फ्लू की आशंका उस पर जताई गई है। और इसी आशंका को देखते हुए जो इन मृत मुर्गियों के जो सैंपल थे वो जालंधर लैब और भोपाल लैब में भेजे गए थे, लेकिन जालंधर लैब से कोई स्पष्ट जवाब ना आने की वजह से भोपाल दोबारा एक सैंपल भेजे गए और वहां से जब 3 सैंपलों में से जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ये पुष्टि की गई है कि 2 सैंपल उसमें पॉजिटिव पाए गए। तो उसमें ये उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि हरियाणा प्रदेश में H5N8 जो फ्लू नाम का जो है फ्लू है
वो पाया गया है और ये जो मुर्गियां हैं इसकी वजह से मारी गई हैं और बर्ड फ्लू का जो है हरियाणा में इस बात ऐलान कर दिया गया है पशुपालन और कृषि मंत्री जो जेपी दलाल है उनके द्वारा। लेकिन हालांकि उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि H5N1 जो है वो उससे ये कम घातक वायरस है, जो H5N8 है ये घातक कम है, लेकिन इससे मुर्गियों की मौत जरूर हो रही है। लेकिन जो पिछले 2-4-5 दिनों की आंकड़ों की बात करें तो अब मुर्गियां जो हैं कम मृत पाई जा रही हैं, अब इसमें थोड़ा सा बचाव है। जी अभिषेक, लाखों मुर्गियां अब तक मर चुकी हैं, अब ऐसे में आगे क्या कदम उठाया जाएगा? क्या जेपी दलाल ने बताया कि क्या किसी तरह के सर्विलांस की बात कही गई है? किस तरीके से इलाके की मॉनिटरिंग की जाएगी? क्या कुछ इसको लेकर जानकारी दी है? जी बिल्कुल, उन्होंने ये साफ कहा है कि जो पंचकुला जो जिला है उसके जहां पर रायपुर रानी या बरवाला में जहां मुर्गी फार्म ज्यादा है तो वहां 10 किलोमीटर तक के जो पोल्ट्री फार्म की जो है निगरानी की जाएगी, जहां पर ये सैंपल लिए गए थे और पॉजिटिव पाए गए। ऐसे जो 5 जो मुर्गी फार्म है उनमें से जो है उनमें जो मुर्गियां जो बची हुई मुर्गियां हैं जो कि लगभग 1,66,000 के करीब हैं, उनको जो प्रशासन की ओर से उनको मारा जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा और उनको खड्डा खोद के उसके अंदर दफनाया जाएगा या डिस्ट्रॉय किया जाएगा उसको कह सकते हैं। तो उसके ये इस तरह का जो प्रशासन की ओर से फॉर्मूला अपनाया जाएगा ताकि ये जो बर्ड फ्लू है ये और जो मुर्गी फार्म है वहां तक ना पहुंच सके या किसी तरह का इस आगे जो है इसका भयानक रूप ना ले सके। तो इसके लिए प्रिकॉशन के तौर पर ये कदम उठाया जाएगा। और वहीं उन्होंने ये साफ किया है कि जो मुर्गी पालक है जिनकी मुर्गियों को अब मारा जाएगा जो कि 1,66,000 के करीब है, उनको प्रति मुर्गी जो है 90 रुपए सरकार की ओर से बतौर मुआवजा दिया जाएगा। और ये जो भी जो 5 मुर्गी फार्म है इनमें से जिस हिसाब से गिनती के हिसाब से उनको प्रत्येक मुर्गी 90 रुपए प्रति मुर्गी का मुआवजा सरकार की ओर से दी जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तक्षक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बर्ड फ्लू को लेकर अब हरियाणा सरकार ने भी कदम उठाए हैं और साथ में जहां पर इस तरह के मामले सामने आए हैं वहां भी कदम उठाए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बताएं कि मुंबई वालों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मुंबई में वैक्सीन का ड्राई रन सेंटर चालू कर दिया गया है। शुरू हुए ट्रायल रन में आपको बताएं कि सेंटर में बेझिझक लोगों की भीड़ देखी जा रही है। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में एक वैक्सीन का ड्राई रन सेंटर बनाया गया है। सेंटर में आने वालों के लोगों को पहले वेटिंग रूम में ले जाया जाता है, इसके बाद उनकी जांच होती है कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है। इसके बाद देखा जाता है कि कोविड ऐप पर रजिस्टर्ड कराया है या नहीं कराया। इतनी जानकारी मिलने के बाद आधार कार्ड या फिर आईडी से वेरीफाई किया जाता है, तब जाकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। वैक्सीनेशन के बाद में करीब 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है। इसके बाद सारी जानकारी देकर उस शख्स को छोड़ दिया जाता है। दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, जहां पर सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ड्राई रन शुरू किया गया। सबसे पहले 8 वैक्सीन सेंटर में ड्राई रन शुरू किया गया है। KM हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, डॉक्टर आर्यन और साथ में कूपर हॉस्पिटल, भाभा हॉस्पिटल, BN देसाई हॉस्पिटल, घाटकोपर स्थित राजावाड़ी और कांदीवली के अंबेडकर अस्पताल शामिल हैं। हाँ, आज हमारे यहाँ पे कूपर हॉस्पिटल में वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। सो उसमें अब जो भी 25 बेनिफिशरीज़ को हम लोग ने ऑलरेडी SMS भेजे गए हैं, वो अपना SMS लेके यहाँ पे दिखा रहे हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे उनका अटेंडेंस टिक मार्क करके फिर वो लोग इधर वैक्सीनेटर के पास जाएंगे। वहाँ पे ऑलरेडी हमारा ऑफिसर नंबर 2 है जो ऐप के अंदर उनको रजिस्टर करेगा और रजिस्टर करने के बाद उनको SMS जाएगा कि यू हैव बीन रजिस्टर्ड एंड सिस्टर विल उनको इंजेक्शन देंगे, वैक्सीन देंगे। तो तुरंत उनको वापस SMS आएगा कि आपको वैक्सीन दिया गया है। ओके, फिर उनको ऑब्जर्वेशन रूम में हम लोग बैठाएंगे जहाँ पे 30 मिनट उनको बैठना है और वहाँ 30 मिनट के बाद उनको फिर अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो उनको घर छोड़ा जाएगा। वैक्सीन देने के बाद उसको क्या एडमिट भी किया जाता है? नहीं, एडमिट नहीं करेंगे। ये एक नॉर्मल वैक्सीन है, हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा, इसलिए 30 मिनट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, उसके बाद वो जा सकते हैं। तो दूसरे दिन ही उसको बुलाया जाता है रिपीट? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है।
उनको वापस एसएमएस जाएगा कि आपको 28 दिन के बाद या 21 दिन के बाद कौन सा भी वैक्सीन आएगा उस हिसाब से उनको एसएमएस दिया जाएगा कि आपको ये तारीख को सेकेंड डोज लेने को। और इसी को लेकर मुरारी सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुंबई से ज्यादा जानकारी के इस लाइव जुड़ चुके हैं। अब मुरारी, अगर जानने की कोशिश करें, बड़ी राहत की खबर मुंबई वालों के लिए, ड्राई रन शुरू हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। देखा जा रहा था और देश से वैक्सीन आई है, लेकिन लोगों में उत्साह काफी है। अगर बात करें सुपर अस्पताल की तो वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और सारे प्रोटोकॉल करते हुए सायरन के तरीके से हिस्सा लिए। कहना गलत नहीं होगा, और जब मुंबई पहुंची है तो लोगों में उत्साह आ जाता है। मुंबई में 8 ऐसे अस्पताल है जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर सारी चीजें की जा रही है। तो फिर बता रहे हैं कि सोमवार से टीकाकरण का काम यहाँ पर शुरू हो सकता है और प्राधिकरण का जो टीकाकरण होगा इन्हीं 8 अस्पतालों को होगा। सबसे पहले अस्पतालों के जो कर्मचारी है इन्हें टीकाकरण किया जाएगा। अब मुरारी, एक बात और समझने की अगर हम कोशिश करें, जिस तरीके से कई अस्पतालों में फिलहाल शुरू किया गया और आगे भी क्या इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी? देखिए मोहित, इस मामले में पहले ही महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री ने कर दिए हैं कि महाराष्ट्र में जो 50 वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सेंटर अब तक तैयार हो गया है। हमें वैक्सीन और सरकार के आदेश का इंतजार है। तो महाराष्ट्र में टोटल 8 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जबकि बृहन मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर जो है कि 16 से 17 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें 8 बनकर तैयार है। उत्तर मुंबई की बात करें तो स्लम का बहुत बड़ा इलाका माना जाता है और इसमें अम्बेडकर अस्पताल जो कांदीवली में है, यहाँ पर जो है सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर भी ड्राई रन शुरू कर सोमवार से टीकाकरण किया जा सकता है। जी, लेकिन एक बात और समझने की कोशिश करें कि जो लोग वहां पर पहुंचे थे उनका रुझान किस तरीके से दिखा, क्या वो लोग कहते हुए नजर आए, क्या वो लोग खुश नजर आए, इस प्रक्रिया को लेकर उन्होंने क्या कहा? देखिए, जो लोग वहाँ टीकाकरण के लिए पहुंचे थे उन लोगों ने एक मैसेज जरूर दिया है कि जो वैक्सीन आई है तो उस वैक्सीन को लेकर किसी भी प्रकार का कोई डरने की बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट पड़ने की बात नहीं है। इस वैक्सीन को लेने के लिए इस तरीके से वहाँ प्रोटोकॉल किया गया है कि वैक्सीन लेने के बाद 30 मिनट तक उन्हें वहाँ पर रखा जाएगा और उसके बाद अगर उनका घर जल्दी तक उन्हें छोड़ा जाएगा, नहीं तो उन्हें उनके अस्पताल के साधन के जरिए उन्हें उनके घर तक पहुँचाया जाएगा और डॉक्टर जो उन्हें टीकाकरण करेंगे उसकी टीम उनके संपर्क में रहेगी। तो जिस तरीके से सारी तैयारी की गई है, चाहे मुंबई महानगर पालिका हो या फिर महाराष्ट्र सरकार हो, पूरी तरह से वैक्सीन को लेकर समर्थ स्थिति है। वही जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे साथ मुरारी हमारे संवाददाता जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों में रुझान देखने को मिला। एक अच्छी खबर मुंबई वालों के लिए, क्योंकि ड्राई रन शुरू हो चुका है, वैक्सीनेशन भी जल्द ही शुरू की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने थाना बासागुड़ा से माओवादी डॉक्टर टीम की एक सदस्य सोमला बूदरी उर्फ बुच्ची को गिरफ्तार किया है। माओवादी विरोधी अभियान के तहत जिला बल केरूपू 168 के कोबरा 204, 210 और बस्तर बटालियन 241 की संयुक्त पार्टी कोरसागुड़ा और साथ में आउटपल्ली लिंगागिरी की ओर निकले थे। अभियान के दौरान कोरसागुड़ा से माओवादी डॉक्टर टीम की सदस्य सोमला बूदरी उर्फ बुज्जी को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। दावा किया जा रहा है कि पकड़ी गई माओवादी 16 नवंबर की रात कोरसागुड़ा और सुकनपल्ली के जंगलों में पुलिस पार्टी के साथ हुई मुठभेड़ की घटना में शामिल थी। पकड़ी गई माओवादी के खिलाफ में नियम अनुसार कार्रवाई करके न्यायालय बीजापुर में पेश किया गया है। आपको बता दें कि लगातार संयुक्त सुरक्षा बलों का लगातार अभियान जारी रहता है कि किसी भी तरीके से माओवादी नक्सली अपनी किसी भी गतिविधि को अंजाम ना दे सके। इसी बीच एक युवती को गिरफ्तार किया गया है, एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये महिला वो चिकित्सक सदस्य थी वहां पर, और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि चिकित्सक टीम की सदस्य थी और इस पे मामले को लेकर लगातार साथ में आपको ये भी बताते चले कि 16 नवंबर की रात को जो मुठभेड़ हुई थी, दावा किया जा रहा है कि उसमें भी ये महिला शामिल थी। इसके साथ में आपको ये भी बताते चले कि इसको लेकर लगातार अभियान जारी रहते हैं सुरक्षा बलों के, और इस बीच एक और बड़ी ये कामयाबी मिली है। आपको बताएं कि बीजापुर में सुरक्षा बलों को ये कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने थाना बासागुड़ा से माओवादी डॉक्टर की टीम की एक सदस्य सोमला
बूथरी उर्फ बुज्जी को गिरफ्तार किया है। माओवादी विरोधी अभियान के तहत जिला बल केरीपू 168, कोबरा 204, 210 और बस्तर बटालियन 241 की संयुक्त पार्टी को आपको बताएं कि उनका ये अभियान था। इसी अभियान के दौरान ये महिला इनको मिलती है, महिला से पूछताछ की जाती है। इस पूरे मामले का खुलासा होता है, तब पता चलता है कि 16 नवंबर की रात जो मुठभेड़ हुई थी, इस मुठभेड़ में भी इस महिला का हाथ था, उस मुठभेड़ में महिला शामिल थी। हालांकि नियम अनुसार पूछताछ के बाद में इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसके बाद न्यायालय में पेश किया जाता है और न्यायालय के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा बलों का अभियान पूरे प्रदेश में जारी रहता है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर नक्सली घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार सुरक्षा बलों के अभियान के बीच में यह बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर आपको बता दें कि माओवादी डॉक्टर टीम की एक सदस्य सोमला बुधरी उर्फ बुज्जी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि यह बीजापुर का मामला है। राजधानी लाइव में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।